जी, तो हमारा पहला टॉपिक है कोहलबर्ग का नैतिक विकास। इसमें हम परंपरागत चरण यानी कन्वेंशनल लेवल की बात करेंगे। हाँ, कन्वेंशनल लेवल। इस स्तर पर आप देखिए, नैतिकता का जो निर्धारण होता है वो समाज के नियमों से होता है। सोशल रूल से। बिल्कुल, मतलब बच्चा वही सही मानता है जो उसका समाज, उसके आसपास के लोग सही मानते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य अच्छा बच्चा या गुड बॉय गुड गर्ल बनना होता होगा। एकदम सही। इसीलिए दूसरों का अनुमोदन मतलब अप्रूवल मिलना उनके लिए सबसे जरूरी हो जाता है। अच्छा, और एग्जाम के लिए कुछ खास बातें, जैसे कोहलबर्ग ने कुल कितने स्तर दिए थे? हाँ, ये जरूरी है। कोहलबर्ग ने कुल 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई हैं, और ये सिद्धांत जीन पियाजे के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। और पहला स्तर पूर्व परंपरागत था, जो सजा और पुरस्कार पर आधारित होता है। जी हाँ। चलिए अब अगले टॉपिक पर आते हैं। बच्चे का समायोजन यानी चाइल्ड एडजस्टमेंट। इसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहला कारक है लिंग आधारित दबाव। लड़का लड़की के आधार पर जो प्रेशर बनता है वो बच्चे के विकास में एक बाधा बनता है। और समाज की उम्मीदें भी तो होती हैं। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट वही है, अस्वस्थ सामाजिक अपेक्षाएं। जब समाज बच्चे से उसकी क्षमता से ज्यादा उम्मीद करता है तो उससे तनाव और चिंता पैदा होती है। और तीसरा पोषण, मतलब बच्चे को स्वस्थ भोजन खिलाना तो अच्छा है, पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। एग्जाम के लिए याद रखें कि लैंगिक रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बच्चे की अपनी पहचान बनने से रोकती है। आइडेंटिटी बनने से। जी। और समायोजन के लिए एक स्वतंत्र माहौल, फ्रीडम, बहुत जरूरी है। और मध्य बाल्यावस्था में सहपाठी समूहों मतलब पीयर ग्रुप्स का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्मृति के प्रकार की। जी। इसमें पहला है अवशिष्ट स्मृति, जिसे जेनरिक मेमोरी कहते हैं। जी। ये क्या है? ये हमारी परिचित दिनचर्या और आदतों का एक तरह से कलेक्शन है। जो काम हम रोज करते हैं वो इसमें स्टोर होता है। तो ये घटनाओं की एक स्क्रिप्ट बना लेती है, मतलब एक क्रम। हाँ, बिल्कुल, एक स्क्रिप्ट। जी। जैसे स्कूल जाने का क्रम। बच्चा सुबह उठता है, फिर ब्रश करता है, फिर यूनिफॉर्म पहनता है, फिर स्कूल जाता है। ये एक पूरी स्क्रिप्ट है। समझ गया। और ये घटनापरक स्मृति मतलब एपिसोडिक मेमोरी से अलग होती है। जी। एग्जाम के लिए याद रखें, मस्तिष्क का हिप्पोकैम्पस स्मृति निर्माण का केंद्र होता है, और स्मृति के 3 चरण होते हैं: संवेदी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। अगला है कार्यशील स्मृति यानी वर्किंग मेमोरी। जी। इसका मॉडल बैडली ने दिया था, है ना? जी, बैडली का मॉडल। इसका मुख्य हिस्सा है केंद्रीय प्रबंधक यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। आप इसे स्मृति का बॉस या कंट्रोलर समझ सकते हैं। बॉस? अच्छा, तो इसका काम क्या है? इसका काम है ध्यान केंद्रित करना, योजना बनाना और निर्णय लेना। ये ध्वनि और दृश्य सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसके 3 मुख्य घटक हैं। पहला है ध्वन्यात्मक लूप। फोनोलॉजिकल लूप। हाँ, हाँ। ये आवाज और शब्दों को स्टोर करता है। दूसरा है दृश्य स्थानिक स्केचपैड, जो इमेज और नक्शों को प्रोसेस करता है। और तीसरा एक नया घटक भी है। हाँ, एपिसोडिक बफर। ठीक है, अब बात करते हैं किशोर अवस्था की और इसमें होने वाली शारीरिक छवि संबंधी चिंता, जिसे बॉडी इमेज एंजाइटी कहते हैं। ये आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है। इसका मतलब है अपने रूप रंग के प्रति बहुत ज्यादा चिंता और असंतोष। और इसका सीधा संबंध आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम से होता होगा। एब्सोल्युटली सीधा। और इस पर मीडिया और दोस्तों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एग्जाम के लिए याद रखना होगा कि किशोरावस्था को तूफान व तनाव की अवस्था भी कहा जाता है। जी। और इसमें एरिक्सन का संकट पहचान बनाम भूमिका संभ्रम यानी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन होता है। और ये चिंता खाने के विकार मतलब ईटिंग डिसऑर्डर्स का कारण भी बन सकती है। हाँ, बन सकती है। चलिए, अगला टॉपिक है बुद्धिमत्ता। इसमें हम रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी के अनुभवात्मक तत्व को समझेंगे। एक्सपीरियंशियल एलिमेंट। इसका सीधा संबंध रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी से। अच्छा, तो इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है नवीन समाधान खोजना और अपने पुराने अनुभवों का उपयोग करना। तो इसे सृजनात्मक बुद्धिमत्ता, क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और व्यवहारिक तत्व का अर्थ है सामान्य ज्ञान या कॉमन सेंस, और विश्लेषणात्मक तत्व का अर्थ है समस्या का समाधान करना। ठीक है, अब हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में क्रमबद्धता यानी सीरिएशन को समझते हैं।
सीरेशन का मतलब है वस्तुओं को उनकी मात्रा या आकार के अनुसार एक क्रम में लगाना। जैसे छड़ियों को उनकी लंबाई के अनुसार जमाना, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। बिल्कुल, ये क्षमता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। तो क्रमबद्धता तार्किक चिंतन का आधार है। जी, और संरक्षण यानी कंजर्वेशन की क्षमता भी इसी अवस्था में आती है। एक और कॉन्सेप्ट है सकर्मक अनुमान, ट्रांजिटिव इन्फरेंस, वो भी इसी का हिस्सा है। वो क्या है? जैसे अगर A B से बड़ा है और B C से बड़ा है तो बच्चा समझ जाता है कि A C से भी बड़ा होगा। समझ गया। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था की संज्ञानात्मक विशेषताओं की बात करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड, इस उम्र में बच्चे प्रतीकों का उपयोग करना सीखते हैं, मतलब सिंबॉलिक थॉट। जैसे भाषा और खेल में। हाँ, थ्योरी ऑफ माइंड भी विकसित होती है, यानी दूसरों के विचारों और इरादों को समझने की शुरुआत। और केंद्रीकरण, सेंट्रेशन भी होता है, मतलब बच्चे किसी चीज के केवल एक पहलू पर ही ध्यान दे पाते हैं। जी, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 6 वर्ष तक। इस अवस्था में स्वकेंद्रितता मतलब ईगोसेंट्रिज्म भी होता है। बच्चा दूसरों का नजरिया नहीं समझ पाता। और बच्चे समानांतर खेल, पैरेलल प्ले खेलते हैं, मतलब साथ बैठकर भी अलग अलग खेलते हैं। एकदम सही। अब समझते हैं मध्य बाल्यावस्था और सहपाठी समूह यानी पीयर ग्रुप्स। मिडिल चाइल्डहुड, इस उम्र में समूह अक्सर एक ही लिंग के होते हैं, लड़के लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कियों के साथ। हाँ, ये तो देखा है। और एक दिलचस्प बात, इस अवस्था में लड़कियां लड़कों से अधिक परिपक्व मैच्योर होती हैं और समूह में स्वीकृति एक्सेप्टेंस मिलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये अवस्था 6 से 12 वर्ष की होती है। जी, एरिक्सन के अनुसार यहाँ परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी का संकट होता है। ठीक है। और इसी अवस्था में बच्चों में आचरण विकार, कंडक्ट डिसऑर्डर के लक्षण भी दिख सकते हैं। हाँ, दिख सकते हैं। अगला विषय है भय व निद्रा विकार। इसमें पहला है वियोगज चिंता। इसका मतलब है माता पिता से अलग होने का डर, जिसके लिए बच्चे बहाने बनाते हैं, जैसे पेट दर्द का बहाना। और निद्रा भीति, स्लीप टेरर्स। इसमें बच्चा नींद में चीखता है पर सुबह उसे कुछ याद नहीं रहता। और बुरे सपने, नाइटमेयर से ये कैसे अलग है? बुरे सपने बच्चे को सुबह याद रहते हैं, निद्रा भीति याद नहीं रहती। ये मुख्य अंतर है। अच्छा, और निद्रा भीति 4 से 12 वर्ष की उम्र में आम बात है? हाँ, आम बात है, पर लगातार बुरे सपने आना तनाव का संकेत हो सकता है और नींद की कमी सीखने में बाधा डालती है। अब आते हैं व्यवहार विकार पर। इसमें आचरण विकार और आक्रामकता शामिल है। आचरण विकार, कंडक्ट डिसऑर्डर, इसमें बच्चा नियमों का उल्लंघन करता है, चोरी या हिंसा करता है। और आक्रामकता के भी प्रकार हैं। जी, एक है नैमित्तिक आक्रामकता, इंस्ट्रूमेंटल। ये किसी लक्ष्य या खिलौना पाने के लिए होती है। और दूसरी है शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, हॉस्टाइल। इसका उद्देश्य दूसरे को नुकसान पहुंचाना ही होता है। ठीक है। और ओडीडी और ओसीडी? ओडीडी मतलब ऑपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर। ये विद्रोही व्यवहार है, पर ये हिंसक नहीं होता। और ओसीडी में जुनूनी विचार और बाध्यकारी क्रियाएं होती हैं। अब अगला टॉपिक है रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप्स। हाँ, इसमें हम लैंगिक रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप को समझेंगे। तो इसका मतलब है लिंग के आधार पर बनी पूर्व धारणा, प्रेजुडिस। बिल्कुल, जैसे गुड़िया लड़कियों के लिए है और बंदूक लड़कों के लिए। ये एक क्लासिक उदाहरण है। और ये एक सामाजिक निर्माण है, सोशल कंस्ट्रक्ट। जी, ये जैविक नहीं है। बच्चे इसे माता पिता, मीडिया और स्कूल से सीखते हैं, सोशल लर्निंग से। इसका उपाय है लिंग तटस्थ शिक्षा देना, है ना? हाँ, जेंडर न्यूट्रल एजुकेशन, क्योंकि ये बच्चों की क्षमताओं को बहुत सीमित कर देता है। अब बात करते हैं पालन शैली, पेरेंटिंग स्टाइल्स की। इसमें हम अनुज्ञात्मक शैली, परमिसिव स्टाइल को देखेंगे। परमिसिव स्टाइल में हाई रिस्पॉन्सिवनेस और लो कंट्रोल होता है। मतलब माता पिता प्यार तो बहुत करते हैं, पर नियम बहुत कम रखते हैं। बिल्कुल, बच्चों को बहुत ज्यादा आजादी मिलती है। तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि बच्चे जिद्दी, अनुशासनहीन और गैर जिम्मेदार हो सकते हैं। और ये सिद्धांत डायना बॉम्ब्रेन ने दिया था। जी, प्राधिकृत ऑथोरिटेटिव शैली सबसे अच्छी मानी जाती है। उसमें हाई लव और हाई रूल्स दोनों होते हैं। और सत्तावादी में सिर्फ डंडा और सजा। हाँ, ऑथोरिटेरियन में। अगला विषय है स्वयं की समझ, यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये 2 सवालों का जवाब है, मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ। तो ये एक संज्ञानात्मक निर्माण है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन। जी, जो हम अपने बारे में सोचते हैं, ये बचपन से शुरू होकर किशोरावस्था में बहुत जटिल हो जाता है। और स्वसम्मान
सेल्फ एस्टीम क्या है? सेल्फ एस्टीम का अर्थ है खुद का मूल्यांकन करना, और कूले का लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत कहता है हम वो हैं जो समाज हमारे बारे में सोचता है। ठीक है, अब गणितीय समझ में ऑर्डिनैलिटी को समझते हैं। इसका अर्थ है वस्तुओं को क्रम, ऑर्डर में लगाना। इसके कीवर्ड्स होंगे पहला, दूसरा, तीसरा या छोटा बड़ा। एकदम सही। और इसका विकास पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। और कार्डिनैलिटी क्या है? कार्डिनैलिटी का अर्थ है कुल गिनती को समझना, जैसे 1, 2, 3। अच्छा, अब परिवार व पोषण पर आते हैं। इसमें पहला पॉइंट है दत्तक ग्रहण, एडॉप्शन। अगर प्यार और सुरक्षा मिले तो गोद लिए बच्चे का सामान्य विकास बिल्कुल संभव है। और पोषण के बारे में? 3 से 6 वर्ष में इस उम्र में विकास की दर धीमी होती है, इसलिए भूख कम लगती है। तो फसी ईटिंग यानी खाने में नखरे करना सामान्य बात है? बिल्कुल सामान्य है। बच्चों से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। भारत में दत्तक ग्रहण की रेगुलेटर संस्था कारा है। ठीक है। अब तकनीकी और शिक्षा, आईसीटी इन एजुकेशन। आईसीटी के 3 मुख्य घटक हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और सीटी यानी कम्युनिकेशन। और ई पाठशाला? ई पाठशाला को एनसीईआरटी ने नवंबर 2015 में लॉन्च किया था। इस पर कक्षा 1 से 12 तक की किताबें, ऑडियो और वीडियो मुफ्त में उपलब्ध हैं। ये ईपीयूबी और पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में सामग्री देती है। जी, और ये बहुभाषी है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और उर्दू शामिल हैं। इसका उद्देश्य डिजिटल डिवाइड को कम करना है। जी हाँ। अब बात करते हैं विद्यालय गतिविधियों की। इसमें कक्षा प्रबंधन में अर्धवृत्ताकार हॉर्स शू बैठक व्यवस्था तब उपयोगी होती है जब शिक्षक केंद्र में हो, जैसे कहानी सुनाने के लिए। और सहपाठ्यचर्या गतिविधियां? को करिकुलर एक्टिविटीज में खेल, नाटक, स्काउटिंग ये सब आते हैं। ये सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी हैं। पर शिक्षण एक सहपाठ्यचर्या गतिविधि नहीं है। नहीं, शिक्षण मुख्य पाठ्यक्रम है। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है। और हमारा आखिरी टॉपिक है इतिहास से 1857 का विद्रोह और बेगम हजरत महल। जी, उनका क्षेत्र अवध यानी लखनऊ था। उनके पति का नाम नवाब वाजिद अली शाह था। उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कद्र को गद्दी पर बैठाकर अंग्रेजों से लड़ाई की। बिल्कुल, और अंत में वो नेपाल चली गईं। और दिल्ली में इस विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। और बिहार में कुंवर सिंह ने। तो आपका रिवीजन मंत्रा होना चाहिए। नोट्स बनाएं और मॉक टेस्ट दें। ऑल द बेस्ट। ये था PYQ नोट्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट 7 क्लास में मिलते हैं।